हेलो एवरीवन। क्रैक टेट पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे कि ईवीएस का कंप्लीट सीरीज कराऊंगा, उसी के अकॉर्डिंग अभी मैंने एनसीईआरटीज़ के जितने भी फैक्चुअल चीज़ें हैं उससे मैंने इस क्लास को स्टार्ट करने का प्रयास किया है। और आने वाले दिनों में मैं इसके जितने भी पेडागोगी के सेक्शंस हैं, इसके जो भी सिद्धांत दिए गए हैं सिद्धांतकों द्वारा, जो भी सीसीईसी मूल्यांकन के प्रश्न आते हैं, तो उन सभी को भी मैं आने वाले दिनों में कंप्लीट कराऊंगा। मेरा टारगेट है कि इस मंथ के लास्ट तक ईवीएस का पूरा 30 मार्क्स का जो भी प्रश्न आते हैं और जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एक एक पोर्शन क्लियर करने का मैं प्रयास करूंगा। लास्ट वीडियोस में कुछ टाइपिंग एरर थे, तो इसलिए मैंने इस बार प्रयास किया कि एक एक खंड को अलग अलग करके पढ़ाऊंगा, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। एग्ज़ाम लगभग 2 महीने बचे हैं और आपके पास समय का भी अभाव है, तो आप प्रयास कीजिए कि निरंतर पढ़ाई करें, प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। ठीक है, तो आज हम लोगों का ईवीएस में ये पहला चैप्टर है आश्रय, शेल्टर, जिससे हर साल ऑब्जेक्टिव में 1 से 2 प्रश्न आते हैं। हमारा प्रयास है कि वो हर सेक्शंस को पढ़ाया जाए जिससे प्रश्न आते हैं, और कहीं ना कहीं ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इसके बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे जितना सिलेबस में है। अगर सिलेबस से बाहर प्रश्न आते हैं तो उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। 1-2 प्रश्न आ ही जाते हैं, तो उसके लिए आपको एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करके उन प्रश्नों को उत्तर देना पड़ेगा। बट बाकी जो भी पोर्शन है जो सिलेबस में मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई करेंगे। और जो भी मानक बेस बुक हैं जैसे एनसीईआरटीज़ हैं या फिर दृष्टि सॉरी और भी अन्य जो पियर्सन वगैरह के बुक आते हैं, तो उन्हीं सबको आधार बनाकर मैंने इस प्रश्न को इस सीरीज को डिज़ाइन किया है। चाहे वो बैजूस के हों, उसके भी मैंने कुछ पोर्शन लिए हैं, तो इन सभी का सार बनाकर मैंने इस सीरीज को स्टार्ट किया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको एग्ज़ाम हॉल में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। लेक्चर 1 है, आप मान सकते हैं कि अगर हमारे पास रहने के लिए कोई घर या जगह नहीं है तो हमारे साथ क्या हो सकता है। इसका उत्तर सरल है कि हम अपने जीवन को आश्रय या घर के बिना नहीं मान सकते। कोई घर हमारे रहने के आधार पर छात्रावास है, हॉस्टल है, गेस्ट हाउस है आदि के रूप में हो सकता है। आश्रय वह स्थान है जहाँ गर्मी मौसम, खराब मौसम, ठंड हवाएं, बारिश, खतरे या हमले से सुरक्षा प्रदान करता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां जानवर, मनुष्य अपने दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को कर सकते हैं। जानवरों के लिए एक आश्रय ज़्यादातर अस्थायी आधार पर हो सकता है, लेकिन मनुष्यों के लिए यह आमतौर पर अस्थायी आधार पर होता है। लेकिन कुछ मानव अपने व्यवसाय, अध्ययन आदि के आधार पर आश्रय बदलते हैं। आश्रय न केवल गोपनीयता प्रदान करता है बल्कि हमारे सामानों को भी स्टोर करता है। आश्रय भोजन, पानी और समाज के साथ साथ बुनियादी मानव ज़रूरतों में से एक है। यह एक ऐसी संरचना है जो हमें बारिश, मौसम, खराब मौसम, अतिरिक्त गर्मी आदि से बचाती है। तो ये एक इसका सार है कि एक्चुअल आश्रय होता क्या है, शेल्टर कहते किसे हैं, उसकी क्या ज़रूरत है। तो ये हमने अभी इसका अर्थ समझा कि आश्रय किस प्रकार से जानवरों के लिए वो और मनुष्यों के लिए क्या ज़रूरत है, दोनों में क्या क्या ज़रूरत है। जानवरों के लिए किस प्रकार से अस्थायी है कि वो अपने अनुरूप वो जहाँ निवास करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपना आश्रय बदलते रहते हैं। लेकिन मनुष्य बहुत ही विकट परिस्थितियों में ही आश्रय को बदलना पसंद करते हैं। आश्रय किस प्रकार से हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, वो बारिश का मौसम हो, गर्मी का हो, रहने के लिए हो, ठंड में हो, तो किन किन माध्यमों से आश्रय का प्रयोग होता है। तो हमने आश्रय का अर्थ को समझा, उसका सार समझा कि आश्रय होता क्या है। आपको देखिए फैक्चुअल के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पे भी पकड़ होना ज़रूरी है। हो सकता है कि वो पूछ सकता है कि आश्रय किन किन माध्यमों से
काम में आता है, वो किसके लिए अस्थाई और किसके लिए अस्थाई होता है। तो हमें प्रश्न के हर डायमेंशन को समझना है जिससे हमारा कॉन्सेप्ट बना रहे। हमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो याद करनी ही है, बट उसके जो कॉन्सेप्चुअल बेसिस, उसके मानक क्या है, उसके मीनिंग्स क्या है, उसको भी अंडरस्टैंड करना है। आश्रय के दो प्रकार बेसिकली होते। एक अस्थाई आश्रय, वे स्थान जहाँ मनुष्य और जानवर लंबे समय तक रहते हैं, जैसे घर, घोंसले, गुफा। इन आश्रयों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता। यानी यहाँ अर्थ है कि घोंसले जिसमें पक्षियाँ रहती है, वो अपने अंडे देते हैं। घर जहाँ मनुष्य रहते हैं, गुफाएं जहाँ जानवर रहते हैं। तो ये जो स्थान है बेसिकली परमानेंट है, जहाँ पे लोग निवास करते हैं और वहाँ पे जीवन के अधिकतर समय व्यतीत करते हैं। अस्थायी आश्रय, ये वह स्थान है जहाँ मानव एवं जानवर एक विशिष्ट कारण के लिए बहुत ही कम अवधि के लिए रहते हैं। उदाहरण के लिए छात्रावास, आश्रय घर, प्रवासी पक्षियों के घोंसले, हाउस बोट आदि। इन आश्रय स्थानों को समय समय पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो अस्थायी आश्रय का तात्पर्य यह है कि जैसे जानवर या मनुष्य जो है वो बहुत ही रेयर केसेस में, विकट परिस्थितियों में, जहाँ पे परिस्थितियाँ उनके अनुरूप नहीं रहती, जहाँ पे उन्हें अपना जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला आवास हो, उनको अस्थायी आवास कहते हैं। जैसे छात्रावास है, हॉस्टल्स हैं। तो इन सब जगहों पे आदमी एक विशिष्ट कार्य के लिए रुकता है, एक विशिष्ट कारण से रुकता है। वो अस्थायी है, वहाँ पे उसके ज़रूरत पूरा होने पे वो स्थानांतरित यानी स्थान को परिवर्तन करता है। ठीक है। तो अस्थाई और अस्थाई आश्रय में आपने भिन्नता समझा। अब हम देखते हैं कुछ जानवर, पक्षी, कीड़े और उनके आश्रय। यानी जो जानवर या कीड़े मकोड़े, उनके कौन कौन से आश्रय। शेर का आश्रय आपको पता है, मांद। कुत्ता और बकरी, जिसका कुत्ता घर होता है, कुत्ता होता है कुत्ता घर, और बकरी के लिए बकरी का घर। भेड़ का जो आवास होता है उसे बाड़ा कहते हैं। मुर्गी दरबा, घोड़ा और गधा अस्तंबल, सुअर स्टार्ड या पिक्सटी, खरगोश मांद, मगरमच्छ पानी या पानी के किनारे वाला भूमि, मकड़ी जाला, दीमक पेड़ के तने और बील में, चींटियां भूमि पर रेंगना या बील में, मधुमक्खी छत्ता, केंचुआ और बिच्छू मिट्टी में बील में। तो आपने देखा कि जानवर और पक्षी, कीड़े मकोड़ों के आश्रय क्या होते हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं कि बताइए खरगोश का आश्रय कहाँ है। तो आपको रट जाना है कि खरगोश का आश्रय मांद है। ठीक है, आगे है। अब आप देखिए कि स्थलीय जानवर, यानी जो आश्रय के स्थान है उसमें कैसे जानवरों के लिए विभिन्न प्रकार स्थलीय जानवर कौन कौन से हैं। तो स्थलीय जानवर में मुख्यतः गाय, भैंस, घोड़े, शेर, बाघ आदि जो जंगलों में, गुफाओं में रहते हैं। तो वो प्रश्न पूछते भी हैं। आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाया है तो उसमें पूछेंगे स्थलीय जानवर के उदाहरण कौन कौन से हैं, आकाशीय जानवर के उदाहरण कौन कौन से। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आते हैं। तो आपको एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से यहाँ समझ हो गया होगा कि स्थलीय जानवर के निवास क्या है, स्थलीय जानवर होते कौन कौन हैं। ठीक है, स्थलीय जानवर का यहाँ पे अभिप्राय है कि स्थल पे रहने वाले जानवर, यानी कि जमीन पे जो रहते हैं। ठीक है, अगला है कि आकाशीय जानवर या वृक्षवासी, यानी आकाश में उड़ते हैं, जो वृक्ष पे यानी पेड़ पे निवास करते हैं। उसके एग्जाम्पल है बंदर, पक्षी, ऐप आदि जानवर पेड़ पर रहते हैं। जबकि आकाशीय जानवर पेड़ पर घोंसले में रहते हैं। यानी जो आकाश में उड़ते हैं वो घोंसले, जैसे आप मान लो कौवा वगैरह है या स्पैरो है, जो भी पक्षियाँ हैं, तो घोंसले बनाकर आकाशीय वृक्ष यानी वृक्ष के ऊपर में अपना घोंसला बनाकर वहाँ निवास करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पक्षी और उनके आश्रय स्थल। भारतीय रोबिन, यह पेड़ के शीर्ष पर घास, जड़, ऊन, बाल और सूती ऊन के साथ घोंसला बनाता है और पत्थर के बीच में अंडे देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पत्थर के बीच में अंडे देता है। और कहाँ घर बनाता है, तो शीर्ष पे, यानी वृक्ष के सबसे जो उच्चतम स्तन है, तना आप समझ लो सबसे ऊपर, उस पे भारतीय रोबिन अपना आश्रय स्थल बनाता है।
दूसरा है इम्पोर्टेंट कौवा। कौवा भी पेड़ के शीर्ष पर अपना घोंसला बनाता है और घोंसला बनाने के लिए तार, लकड़ी, घास और टहनियों का उपयोग करता है। कोयल। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है और कौवे के घोंसले में अंडा देती है। कौवा अपने स्वयं के अंडे के साथ कोयल के अंडे को सेकता है, यानी उसको पालता है, पोसता है और उसमें से जब बच्चे देते हैं तो उसी के साथ खेलकर कोयल का बच्चा बड़ा होता है। तो प्रश्न आते हैं डायरेक्टली कि कौन सा पक्षी है जो जो कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है, तो वो है कोयल। अगला है गोरैया और कबूतर। ये पक्षी आमतौर पर अपने घोंसलों को हमारे घरों के अलमारी के शीर्ष पर, वेंटिलेटर आदि पर बनाते हैं। आप देखते होंगे क्या, हमारे जो अलमारी वगैरह हैं या जो भी साइड्स में रहते हैं, वो थोड़ा ऊपर वाला रहता है स्थान, वेंटिलेटर हो या घर के जो मुहाने रहते हैं, या आप देखते हो कि घर के आसपास जो चबूतरे बनाए जाते हैं, तो ज़्यादातर ये जो है गोरैया और कबूतर पक्षी जो है वो वहीं पे निवास करते और वहीं पे अपना घोंसला बनाते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट है दर्जी पक्षी। यह अपनी चोंच का उपयोग अपने घोंसले को बनाने के लिए, पत्तों को सिलाई करने के लिए करती है और पत्तियों के गुंबद पर अंडे देती है। दर्जी पक्षी जो बेसिकली होता है उसके चोंच लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, और ये अपनी चोंच का ही उपयोग कर घोंसले बनाते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कौन पक्षी जो चोंच का उपयोग करके अपना घोंसला बनाती है, तो वो है दर्जी पक्षी। अगला इम्पोर्टेंट है तुनकुटिया, टुकटुकिया, तुकटुकिया। यह पेड़ के तने पर घोंसले बनाती है। अगला है इम्पोर्टेंट कबूतर। यह एक कैक्टस पौधे के कांटे के बीच या मेहंदी के हेज में, सॉरी कबूतर का यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कबूतर का वही गोरैया और कबूतर का सेम ही होगा। सनबर्ड। सनबर्ड पक्षी जो है ये पेड़ की शाखाओं से घोंसले को लटकाकर अपना घोंसला बनाती है। आप देखेंगे सनबर्ड जो पक्षियाँ होती हैं वो जो पेड़ की जो शाखाएं होती है, जो निकले रहते हैं टहनियाँ आसपास के ऊपर में, आप जो लकड़ियाँ निकले रहती हैं, तो उस पे वो अपना घोंसला लटका कर यानी नीचे की तरफ वो बनाती है और उसी में वो अपना निवास करती है। वीवर पक्षी। नर वीवर पक्षी अंडे रखने के लिए अपनी मादा के लिए सुंदर बुना हुआ घोंसला बनाती है। तो एग्जाम में पूछेगा कि निम्न में से कौन पक्षी जो अपने नर वीवर के लिए घोंसला बनाती है, तो वो है वीवर पक्षी, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि नर पक्षी की अंडा रखने के लिए घोंसला बनाता है या नर पक्षी के लिए घोंसला बनाता है, तो वो वीवर पक्षी। कुछ भूमिगत जानवर के उदाहरण जैसे चूहे, सांप, खरगोश, केंचुए, बिच्छू, ये जो बेसिकली जो जानवर है ये धरती के अंदर में अपना बिल बनाकर वहाँ निवास करते हैं। जलीय जानवर जैसे मछली, मेढक, मगरमच्छ, तो ये सब जो जानवर हैं ये बेसिकली जो है वो जल के अंदर में निवास करते हैं। अब हम लोग देखते हैं मानव आश्रय के कुछ प्रकार। मानव आश्रय कहाँ कहाँ निवास करते हैं। प्रथम है कच्चा घर। कच्चा घर बेसिकली कहते हैं ये घर लकड़ी के, मिट्टी के, भूसे के बने होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप ले लो झोपड़ी, या आप देखते होंगे गांव में जो लोग रहते हैं वो देखते होंगे कि मिट्टी के भी घर बनाए जाते हैं। पुराने ज़माने में खास तौर पे मिट्टी के ही घर बनाए जाते थे। जी, उसमें मिट्टी के घर की खासियत होती क्या है कि वो ज़्यादा ठंडक देती है। आप देखते होंगे बांस के घर भी बनाए जाते हैं। तो वो सब कच्चे घर है, वो टेम्प्रोरी वर्क के लिए है। पक्का घर ये कंक्रीट, ईंट, लोहा, सीमेंट आदि से बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए आप मान लो फ्लैट्स, बंगलो, ये जो भी गांव में घर देखते हो वो सब पक्के मकान ही ज़्यादातर अब है। विशिष्ट क्षेत्र के लिए विशिष्ट घर, यानी कुछ जो विशिष्ट जगह है वहाँ पे कैसे कैसे घर रहते हैं और उसके किस प्रकार के होते हैं। जैसे आप देख लो मिट्टी से बने घर जो होते हैं वो मिट्टी के, ये जो घर है मिट्टी, चारा, झाड़ियाँ, बादाम लकड़ी, घास आदि से बने होते हैं। ये जो मिट्टी के जो घर है ये बेसिकली जो गर्म जगह है आमतौर पर उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ अत्यधिक गर्म जलवायु रहती है। तो आप देख रहे होंगे राजस्थान के क्षेत्रों में ये सब ज़्यादा घर मिलेंगे क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है। वहाँ की जो क्लाइमेट्स है वो बहुत, वहाँ पे
ज़्यादातर मरुस्थलीय है, तो वहाँ पे क्या होगा कि घर को ठंडक देने के लिए मिट्टी के घर बनते हैं। ये घर आमतौर पर राजस्थान के गांव में पाए जाते हैं ताकि इसे गर्मी पार ना कर सके। इन घरों को आमतौर पर कीड़ों से बचाने के लिए गाय गोबर और मिट्टी के साथ चित्रित किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला इसमें क्वेश्चंस बन सकता है कि मिट्टी के घर बेसिकली पाए कहाँ जाते हैं, तो वो होंगे राजस्थान। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि ये किन प्रदेश में पाए जाते हैं, तो ये शुष्क प्रदेश जहाँ पे जलवायु बहुत ही ज़्यादा गर्म रहती है। तीसरा इससे एक प्रश्न पूछ सकता है कि इन घरों को बचाने के लिए यानी इनको और ज़्यादा टिकाऊ बनाने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, तो वो है गाय का गोबर और मिट्टी के साथ चित्रण करना। ठीक है, यानी उसको लेपना जो आप कहते हैं। ठीक है, अगला इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है कि लकड़ी और बांस से बने घर। ये घर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ भारी बारिश होती है। ये घर आमतौर पर बांस और लकड़ी से बने होते हैं और ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं ताकि उन्हें बाढ़ से बचाया जा सके। ये घर असम और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि भारी बारिश आते कहाँ है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ये ज़्यादातर आपको मिलेंगे असम के क्षेत्रों में। उसके बाद मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल, इन सब क्षेत्रों में क्या है कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। उनके एक कारण तो ये है कि वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं, वहाँ के जो वृक्ष हैं, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पे जो होता है संवहनीय क्रिया बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पे वाष्पीकरण की भी क्रिया अत्यधिक होने के कारण वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ की क्लाइमेट जो है वो स्थिर क्लाइमेट है। ठीक है, तो ये कहाँ पाए जाएंगे, इससे क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला तो ये प्रश्न बनेंगे कि लकड़ी और बांस के घर किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो ये तो एक पहला इसका उत्तर होगा कि भारी बारिश जहाँ होता है वहाँ। दूसरा इसका उत्तर होगा कि असम एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र, याद रखेंगे उत्तर पूर्वी क्षेत्र। और ये होगा कि ये घर कितनी ऊंचाई पे होते हैं, तो 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे। तो इससे 3 प्रश्न बनने के चांसेस है। अगला जो इम्पोर्टेंट है पत्थर के घर। पत्थर के घर बेसिकली लद्दाख जैसे ठंड रेगिस्तान वाले इलाकों में पाए जाते हैं। ये घर 2 मंजिल वाले पत्थरों से बने होते हैं। इन घरों को मिट्टी और चूने की मोटी परत के साथ लेपित किया जाता है। इस प्रकार के घरों में फर्श या छत बनाने में जंगल का उपयोग किया जाता है। भूतल में आमतौर पर खिड़कियां नहीं होती। ये लोग पहली मंजिल पे रहते हैं और कभी कभी गहन ठंडे के समय छत की सब्जियां और फलों को सूखने के लिए जमीन के तल पर स्थानांतरित कर देते हैं। तो बेसिकली देखो, पत्थर के जो घर होते हैं उसमें होता क्या है कि ठंड के मौसम में होते हैं कि उनमें जो भूतल जो होते हैं उसमें खिड़कियां वगैरह नहीं होती है। तो इससे क्या होता है कि पत्ते के घर उसमें कहीं ना कहीं जो ठंड हवाएं हैं, ठंड मौसम में बेसिकली क्या होता है कि ठंड हवाएं बहुत ज़्यादा चलती है और इसके कारण ठंड का एहसास होता है और तरह तरह की बीमारियां का भी प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए पत्थर के घर लद्दाख या जो भी ठंड वाले क्षेत्र, कश्मीर वगैरह में भी मिलेंगे थोड़े बहुत आपको, तो उन क्षेत्रों में पत्थर के घर बनाए जाते हैं। इससे क्या प्रश्न पूछे जा सकते, पहला तो कि पत्थर के घर कहाँ बनाए जाते हैं, और दूसरा ये कि किन क्षेत्रों में भूतल पे आमतौर पे खिड़कियां नहीं पाई जाती है। तो वो क्या होगा, जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है और जहाँ पे पत्थर के घर बने होते हैं। ठीक है, और एक और इससे प्रश्न बनने के चांसेस है कि इसको पत्थर के घर को किससे लेपित किया जाता है। यानी लेपना का मतलब होता है कि उसकी दीवार को मजबूती देने के लिए, जैसे आप गांव में देखते होंगे कि घरों को जब बनाया जाता है तो उसको सीमेंट से लेपित किया जाता है जिससे उसे और मजबूती। तो इसमें जो होगा पत्थर के घरों को बेसिकली मिट्टी और चूने की मोटी परत से लेपित किया जाता है। तो इससे 3-4 फैक्ट आप याद रखेंगे। अगला है पत्थर और लकड़ी के घर। ये घर अच्छी मात्रा में वर्षा और हिमपात की इलाकों में पाए जाते हैं। ये घर पत्थर और लकड़ी की ईंटों से बने होते हैं। ढलानों में दोनों तरफ लकड़ी की छत होती है। ये घर श्रीनगर, मनाली, कश्मीर के घाटी, उत्तराखंड, हिमाचल, इस क्षेत्रों में पाए जाते हैं। श्रीनगर की खूबसूरत नक्काशी, एक सेकेंड, मेहराब
के रूप में जाना जाता है। मेहराब के साथ लकड़ी के छत, दरवाजे और खिड़कियों पर बने होते हैं और श्रीनगर के पुराने घरों में एक विशेष लकड़ी जिसे डैप से जाना जाता है बनी होती है। तो देखो बेसिकली जो है पत्थर और लकड़ी के घर होते हैं, वो या तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे अच्छी बहुत ज़्यादा तो नहीं, एक यानी नॉर्मल बारिश जो निरंतर चलता है, नहीं ज़्यादा नहीं कम, यानी एक समान वे में वो वहाँ पे निरंतर बारिश होती है और वहाँ पे हिमपात यानी बर्फ़ का बारिश होना, जहाँ पे फॉग वगैरह आप कह लो, तो उसके बारिश होना, हिमपात। तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि पत्थर और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। और ये घर जैसे ठंडक वाले जगहों, श्रीनगर है, मनाली है, उत्तराखंड के क्षेत्रों में होंगे, हिमाचल के क्षेत्रों में होंगे। तो आप याद रखना कि जितने भी ठंड वाले प्रदेश है, वहाँ पे पत्थर और लकड़ी के घर बने होंगे। श्रीनगर में जो है मेहराब, देखो मेहराब उसे कहते हैं जो लकड़ियों के जो खिड़कियाँ होती है, दरवाजे होते हैं, तो उस पे नक्काशी का मतलब है फूल वगैरह बनाना या तरह तरह के डिज़ाइन करना। मेहराब का मतलब वही होता है। और एक और जो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि श्रीनगर में विशेष खिड़की डैप कहते हैं। तो आप याद रखेंगे कि डैप की लकड़ी कहाँ पाई जाती है, तो ये श्रीनगर में पाई जाती है। ठीक है, तो इसके 4-5 फैक्ट आप याद रखेंगे। पहला कि पत्थर और लकड़ी के घर अच्छी मात्रा में बारिश और हिमपात वाले स्थानों पर मिलते हैं और बेसिकली इनके जो छत वगैरह होते हैं, ढलान दोनों तरफ बनी रहती है, जिससे जो भी स्लोपिंग हो, जिससे भी पानी वगैरह बरसे, हिमपात, स्लोपिंग करके वो नीचे गिर जाए। और तीसरा इसका फैक्ट है कि किन क्षेत्रों में, तो श्रीनगर, लद्दाख, कश्मीर, मनाली, हिमाचल के क्षेत्रों में, उसके बाद उत्तराखंड के क्षेत्रों में, दार्जिलिंग के भी कुछ क्षेत्रों में, दार्जिलिंग क्षेत्र में। तो और एक और इम्पोर्टेंट याद रखेंगे कि मेहराब की नक्काशी जो की जाती है, तो वो ज़्यादातर श्रीनगर के क्षेत्रों में की जाती है, वो लकड़ियों पे की जाती है, ये भी याद रखना आप। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि डैप की लकड़ी कहाँ पाई जाती है, तो वो श्रीनगर में। अगला है इम्पोर्टेंट फैक्ट, हाउस बोट। हाउस बोट पानी में पाई जाती है और ये लकड़ी से बनाई जाती है। हाउस बोट कश्मीर और केरल में होती है। नाव में पाई जाने वाली यह खूबसूरत नक्काशी को ख़त्म बैंड के नाम से जाना जाता है। ये घर 80 फीट लंबे और 8 से 9 फीट चौड़े हो सकते हैं। तो देखो हाउस बोट जो बेसिकली होता है वो घूमने वाले स्थानों पे जहाँ पे पानी में रखे जाते हैं, पानी में एक नाव की तरह ही हाउस बोट होते हैं, उसमें सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कश्मीर और केरला, आप देखते हो कि केरला में ज़्यादातर वहाँ पे जो घर वगैरह जो है, तो वो है कि पानी के थ्रू ही पास करना पड़ता है, यानी छोटी नदी हो, तालाब तालाब सॉरी नदी वगैरह हो, तो उसे हाउस बोट के माध्यम से ही घरों में जाया जाता है। कश्मीर में भी वैसे ही है, तो इन क्षेत्रों में पाया जाता है। और एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि ख़त्म बैंड, तो ख़त्म बैंड एक जो है वो लकड़ी की नक्काशी है। नक्काशी का मतलब है कि वही चित्रण करना, तो ये भी है, वो कहाँ पाई जाती है, तो ये इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। और यहाँ के जो घर होते हैं वो 80 फीट लंबे और 8 से 9 फीट चौड़े होते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट याद रखें। इसके जो और भी जो इम्पोर्टेंट घर हैं, जैसे डोंगा घर, डोंगा नाव पर मौजूद घर है। अब जो डोंगा जो है, डोंगा नाव पर मौजूद घर है, इसका मतलब है कि उसमें सारी चीज़ें होंगी जो एक घर में होता है, जैसे नहाने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, यानी वो हर चीज़ होगी जो एक घर में अवेलेबल होता है। तो वो डोंगा जो है वो कहाँ पाया जाता है, कश्मीर के डल झील में। जब वहाँ पे आप घूमने जाओगे तो वहाँ पे देखो कि डोंगा घर मिलेंगे, जहाँ पे आप रात भी उसमें गुजार सकते हो, उसमें आपकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें सारी उसमें अवेलेबल रहती है। इग्लू, इग्लू ये ठंड क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये बर्फ शीट के बने होते हैं। ये घर आकार में अंडाकार और बहुत छोटे प्रवेश द्वार के साथ बने होते हैं। तो पहला बात, इग्लू क्या है, तो इग्लू एक घर है जो ठंड क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये किससे बने होते हैं, तो बर्फ शीट, यानी बर्फ के जो शीट होते हैं, लंबे लंबे जो स्लोप्स टाइप के होते हैं, उनके आप देखे होंगे बड़े बड़े जो बर्फ रहते हैं, उनके बनाए जाते हैं। अगला है इम्पोर्टेंट, तंबू का घर। तंबू का घर प्लास्टिक के कपड़े से बना होता है और आमतौर पर
पर्वतारोहियों के घरों का उपयोग करते हैं। ये लद्दाख के चांगपा जाति ने शंकु के आकार वाले तंबू को रेमो नामक बनाने के लिए याक बुनाई पट्टी का उपयोग किया है। तो तंबू का घर आप देखते भी होगे, आप कहीं नहीं, आप बिहार में भी जहाँ रहते होगे तो आप देखते होगे जहाँ पे निम्न जाति के लोग हैं तो वो तंबुओं का घर बनाते हैं और उसमें निवास करते हैं। तंबू के घर जो होते हैं प्लास्टिक से बने होते हैं या बोरे जो सिलाई करके बनाए जाते हैं उससे भी तंबू का, तो बेसिकली पर्वतारोही इसलिए इसका उपयोग करते हैं कि एक टेम्पोररी घर है। अगर वो ऊंचे स्थान पर जाएंगे तो उन्हें निवास के लिए वहाँ पे जो हवाएं चलती है, ठंड हवाएं चलती है, हिमपात पड़ती है, तो उससे बचने के लिए पर्वतारोही जो है वो तंबू का घर का इस्तेमाल करते हैं टेम्पोररी, और उसमें निवास करके वो फिर वहाँ सैर सपाटा से वापस आते हैं। ठीक है, या ऊपर वो जाते हैं जो भी क्रियाएं करने, तो उनसे वो वापस आते हैं। ठीक है, तो ये अब एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि लद्दाख के चांगपा जाति जनजाति ने शंकु के आकार वाले तंबू को रेबो नामक बनाने के लिए याक बाल बुनाई पट्टी का उपयोग किया। यानी जो देखो चांगपा जो जाति है वो रेबो नामक शंकु के आकार का, रेबो नामक, आप इतना याद रखना कि चांगपा जनजाति रेबो नामक तंबू का घर बनाती है, और ये किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो चांगपा जाति लद्दाख क्षेत्र में पाई जाती है। एक और जो घर होते ऊंची इमारतें, ये बड़े बड़े क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे आप पटना महानगर है तो यहाँ ऊंची इमारतें, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलुरु, खास तौर पे मेट्रो सिटीज़ है। तो आपको पता है कि अभी भारत में 6 से 7 मेट्रो सिटी है जहाँ पे मेट्रो चलते हैं। जैसे कोलकाता है, नोएडा है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, बॉम्बे, चेन्नई के हैं। तो इन सब जगहों पे ये महानगर है, हैदराबाद है, तो इन सब क्षेत्रों में आपको बड़े बड़े इमारतें मिलेंगे, तो उसे ही कहते हैं। कुछ प्रैक्टिस प्रश्न हैं कि कोयले अपने अंडे कहाँ देती है, तो आपको पता है कि कोयले अपने अंडे कौवा के घोंसले में देती है। ठीक है, निम्नलिखित पक्षी में से कौन सा पेड़ के शीर्ष पे घोंसला बनाता है, तो अभी हमने पढ़ा कि पेड़ के शीर्ष पे गुरैया घोंसला, नहीं, इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ, गुरैया नहीं होगा, रॉबिन होगा, रॉबिन। उत्तर इसमें गलत दिया हुआ है और प्रश्न में भी नहीं दिया हुआ। भारतीय रोबिन जो है पेड़ के शीर्ष पे घोंसले बनाते हैं, इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ। गुरैया तो है, गुरैया पक्षी तो आपने अभी पढ़ा कि वो अलमारी पे या घर के वेंटिलेटर वगैरह पे वो अपना घोंसले बनाते हैं। अगला प्रश्न है कि गर्म रेगिस्तानी इलाकों में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, तो हमने अभी पढ़ा है कि मिट्टी के घर गर्म इलाके में पाए जाते हैं, ज़्यादातर राजस्थान के क्षेत्रों में। और वहाँ बनाने का रीज़न एक है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म होती है और मिट्टी के घर ठंडक देती है। ठीक है, वो जो टेम्परेचर उसको कम रखती है, उसको कूल रखने में मिट्टी के घर मदद करती है। तो इस लेक्चर में इतना ही, फिर अगले वीडियोज़ में हम लोग ट्रेवल्स के बारे में पढ़ेंगे, यात्री के बारे में। मैं एक वीडियो कितना लंबा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ज़्यादा लंबा करने से रिवीजन में प्रॉब्लम होती है, और अगर आप एक एक खंड को डेली पढ़ोगे तो इससे क्या होगा, आपको रिवीजन आसानी से हो जाएगी कंप्लीट। और दूसरी बात यह है कि इससे आपको बार बार रिवीजन करने में मदद मिलेगी, और रिकॉल की स्थिति में आप आ जाओगे। जैसे ही आप एक पढ़ोगे दूसरा फिर पढ़ोगे, तब तक आप पीछे वाला रिवीजन कर लो, फिर तीसरा पढ़ोगे तो बैकअप रिवीजन कर लोगे। और अगर एक ही बार आप सारे पढ़ोगे तो इससे प्रॉब्लम होगी कि आपको रिवीजन नहीं हो पाएंगे, और आपके एग्ज़ाम टाइम बहुत कम समय है, और आपको प्रयास यहाँ से करना होनी चाहिए, और रणनीति होनी चाहिए कि आपको रिवीजन पे फोकस होना चाहिए। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे आप उतना ज़्यादा एग्ज़ाम में सफल होने के करीब होगे। ठीक है, तो हम लोग अगले वीडियोज़ में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, और हैप्पी दिवाली सभी को। खुशियों के साथ हैप्पी दिवाली मनाइए अपने परिवार के साथ, और इन्जॉय कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर अगले वीडियोज़ में मिलते हैं इसी तरह से।